नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर 11 कला सामयिक शिक्षा का यूनिट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, जिसमें आज हम यूनिट 2 में दृश्य कला के अंतर्गत ये सारे जो है विषय जो है वो देखेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले दृश्य कला क्या है। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है दृश्य कला यानी कि देखने वाला कला। तो देखिए, जैसे कला को जो है हम लोग बांट नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसे माध्यम के रूप में उसे वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इसे दो भाग में बांटा गया है, एक दृश्य कला, एक प्रदर्शन कला। तो यूनिट 2 में हम दृश्य कला देख रहे हैं और यूनिट 3 में जो है वो हम प्रदर्शन कला करेंगे। तो दृश्य कला की परिभाषा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यह कला का वह पक्ष है जिसे हम देख पाते हैं, जिनकी मूर्त अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि वो कला जिसे आप देख कर ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए आपको कोई व्यक्ति समझाने के लिए नहीं खड़ा रहेगा, और ये इसकी मूर्त अभिव्यक्ति होती है, जिसे जो मतलब कि कोई आपको व्यक्त नहीं करेगा। आप उस वो मतलब जैसे कि कोई पिक्चर आप देख रहे हैं, तो वो जो पिक्चर है कुछ कहता नहीं है, आप उसे खुद ही देखकर वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये मूर्त अभिव्यक्ति कहलाएगी। ये 2 बिंबिया भी हो सकती है और 3 बिंबिया, यानी कि डायमेंशन जो है वो 2 डायमेंशन भी होती है, 3 डायमेंशन भी होती है। जैसे कि अगर मूर्ति कला देखें तो वो 3 डायमेंशन की होती है, और अगर आप चित्रकला देखें तो वो 2 डायमेंशन होता है। दृश्य कला जो है वो व्यक्ति अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से उसे ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उसके जो मस्तिष्क में जो उसकी छाप होती है वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, और उसे लंबे समय तक व्यक्ति जो है याद रख पाता है। जो भी वो दृश्य कला के माध्यम से सीखता है, शिक्षा प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक उपयोगिता क्या है दृश्य कला की। तो उच्च अधिगम स्तर के लिए ये बहुत ही प्रभावी है, यानी कि हायर एजुकेशन में जब बच्चा कुछ भी पढ़ता है तो फिर आप देखते हो कि वो पैटर्न्स बना लेता है। ठीक है, तो उससे समझने में वो चीज़ आसानी होती है। कोई भी थ्योरी के माध्यम से कोई चीज़ एक तरफ पढ़े और एक चीज़ अगर आप पिक्चर के माध्यम से पढ़े, उसे एक ड्रॉ करके, तो वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए हायर एजुकेशन में दृश्य कला के माध्यम से पढ़ना बहुत ही आसान बना देता है, इसलिए भी उपयोगी है। और रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम भी है, क्योंकि अगर बच्चों को अगर आप पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाएंगे, अगर आप बताएंगे कोई जैसे कि एनिमल के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चों को बताएंगे कि देखो बिल्ली जो है 4 पैर की होती है, तो वो उसका इमेज जो है वो हर बच्चा जो अलग अलग अपने हिसाब से इमेज बनाएगा, जितनी उसकी कल्पना शक्ति है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप बच्चे को अगर इमेज अगर आप दिखा के अगर पढ़ाते हैं, तो आपको हर बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाएगा। और ये जो है एक सरल माध्यम के साथ साथ सफल माध्यम है, क्योंकि आप हर बच्चों को इसमें जो है वो लेकर पढ़ाते हैं और हर बच्चे की समझ में हर बात आती है। इसलिए ये प्रयोग प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण है और हस्त कौशल का विकास करता है। बच्चे का जो हस्त कौशल है, मतलब हाथ जो है, उसे फ्री बनाता है। आगे चल के अगर बच्चा अभी से अगर दृश्य कला के संपर्क में रहेगा, तो उसे आगे चल के जो ड्राइंग बनाने में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। वो आसानी से अपनी पेंसिल को हर तरफ से फ्री हैंड घुमा सकता है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण करता है। और अगर दृश्य कला के माध्यम से अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण भी होगा, और बच्चा भी ये सीख कर आपके सामने कुछ भी अगर प्रेजेंट करेगा, चाहे वो आंसर लिखने का ही तरीका क्यों ना हो, एक प्रभावी ढंग से वो हर चीज़ प्रस्तुत करना सीख जाएगा। और तो और इसका उपयोग जो है शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम बनाने में भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे कि अगर आप मैप के द्वारा पढ़ाना, अगर बच्चा अगर सीख गया ड्राइंग बनाना, और आप मैप आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लास में ही मैप बनवा के और उसमें आप कुछ भी तैयारी करवा सकते हैं। फिर बच्चे का यह सृजनात्मक विकास करता है, बच्चे में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और समस्या समाधान जैसी जो विद्याएँ हैं वो विकसित करता है, और बच्चे के अंदर सृजनात्मक शक्ति भी विकसित होती है। शारीरिक शक्ति का भी विकास इससे होता है, और मानसिक विकास भी बच्चे का इससे होता है। ये कई शैक्षणिक उपयोग इसका जो है आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कला सामयिक शिक्षा के कितने प्रकार हैं। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है मूर्ति कला, चित्रकला, वस्तु कला और नृत्य कला। तो चलिए इसे 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूर्ति कला। तो मूर्ति कला का हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि 3 बिंबिय होता है, यानी कि आप इसे हर तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, और इस जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या फिर हमारे देश में ही जो भी बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो सब जो है वो मूर्ति कला के अंतर्गत ही आता है। या फिर आप अगर बच्चों को अगर क्ले के द्वारा अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बनाकर स्नेक बनाओ या फिर कुछ बनाओ, तो बच्चा उससे सीखता है, तो वो भी जो है वो मूर्ति कला के या फिर अंतर्गत ही आती है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मूर्ति कला जो है दृश्य कला का वो कला है जो बहुत ही प्राचीन है। आप देख सकते हैं कई पुरानी मंदिरों में जो है मूर्ति कला के माध्यम से ही समाज में शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी कि पहले के लोग जब अनपढ़ जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें कुछ लिख कर समझाने से बेहतर ये समझाता था कि उन्हें हम किसी कहानी के माध्यम से समझाएं, बोल कर समझाएं, या फिर कहीं हम उसका स्टैचू बनवा दें।
बाहर, जैसा कि हम मंदिरों के बाहर देखते हैं, कई ऐसी कहानियाँ जो हैं वो मंदिर के बाहर जो मूर्तियाँ हैं वो कहती हैं। इसी के माध्यम से पहले के ज़माने में जो है वो लोगों तक राजा अपना संदेश पहुंचाता था या फिर जो नीतियाँ लागू करता था उसे अपने लोगों तक पहुंचाने का काम ये मूर्तियों के माध्यम से ही या दृश्य कला के माध्यम से ही करता था। अब हम जानते हैं चित्रकला क्या है। तो चित्रकला जो है वो दो बिंबीय होती है, जिससे आप बस एक ही तरफ से आप उसे देख सकते हैं। और चित्रकला जो है ये भी प्राचीनतम है, लेकिन पहले नेचुरल कलर का यूज़ होता है, आज आर्टिफिशियल कलर का यूज़ होता है। इसके माध्यम से ही बच्चे जो हैं बहुत अच्छे सीखते हैं, खुद कलर्स का यूज़ करके वो कलर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और इसके माध्यम से बच्चों को सिखाना बहुत ही अच्छा तरीका है और एक रुचिपूर्ण तरीका है। अब हम बात करें वास्तुकला की, जिसको इंग्लिश में हम आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, जिसमें आज हम लोग यूज़ करते हैं कुछ भी ब्रिज बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में जिसका उपयोग करते हैं, वही वास्तुकला कहलाती है। इसका मेन उद्देश्य जो है औद्योगिकी का सहयोग लेते हुए ऐसे भवन का निर्माण करना जो व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और ऐसे भवन का या फिर ब्रिजेस वगैरह का निर्माण करना जिससे व्यक्ति को सुविधा मिल सके। अब हम देखते हैं नृत्य कला या किसे हम कह सकते हैं डांस। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में तो हर एक स्टेट का अपना अपना लोकगीत है और लोक डांस भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया का कथक है, वैसे ही साउथ में केरल का कुचिपुड़ी है और भी बहुत सारे, जैसे राजस्थान का घूमर है और अब बिहू डांस है असम का। ऐसे कई डांस जो है हमारे आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। नृत्य में एक प्राचीन है कथक कला, जो कथक नृत्य कला है वो, इसका कथक जो है वो कथा वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है कि कथा को नृत्य के माध्यम से, मतलब एक्ट के माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना ही कथक कहलाता है। इस तरह से हम नृत्य का भी एक तरह से सेम ही डेफिनेशन हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कला अनुभव क्या है। तो कला अनुभव का संबंध दृश्य कला से क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो कला पूर्व अनुभव का बात अगर करें तो बच्चे का जो पूर्व अनुभव है, विद्यालय आने से पहले जो बच्चा जो कुछ भी सीखा है, जो अनुभव किया है कला के संपर्क में आकर के या समाज से जो भी संपर्क में आकर के, परिवार के संपर्क में आकर जो कुछ भी सीखा है वो उसका पूर्व अनुभव कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बच्चा विद्यालय आकर ही सीखता है। और अगर बात करें कला की, दृश्य एवं शिल्प की विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग जो है वो व्यक्ति के हृदय में या फिर कहें वो जन्मजात ही जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर निहित होता है। विभिन्न प्रकार के रंगों के प्रयोग से होकर गुजरते हुए हमने चित्रकला के विभिन्न स्वरूप को समझा, साथ ही विभिन्न वस्तुओं के रचनात्मक प्रयोग का अनुभव भी हमारे इंद्रियों में विद्यमान है। हम इसे अपने इंद्रियों के माध्यम से ही, ऐसी हमारी कल्पना शक्ति है कि मनुष्य में निहित है कि वो जो है वो सृजनात्मक बचपन से ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसे बुकड़ना या फिर उसमें रंग भरना, उसका रंगों से बचपन से लगाव, ये उसमें आपको देखने को मिल ही जाएगा। इस प्रयोग आत्म प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने एकीकृत अधिगम को महसूस किया और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इंद्रियों के इस्तेमाल और महत्व को भी अनुभव किया है। यानी कि अगर हम सीखने सिखाने में इसी अनुभव को, बच्चा का अगर पूर्व अनुभव से अगर लेकर अगर हम उसे सिखाएं तो बच्चा उसे आसानी से सीखता है। बढ़ते हैं कला अनुभव क्या है। तो इससे तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो बच्चों को विभिन्न कलाओं के अनुभव से गुजारते हुए सभी कलाओं से परिचित कराया जाए। यानी कि इसमें बालक जो भी अपने कला के दौरान जो भी विद्यालय में कला करेगा, उसमें जो भी अनुभव करेगा और उसमें जो अनुभव प्राप्त करेगा वही उसका कला अनुभव कहलाएगा। अनुभव से मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से है जिससे बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शरीर, मन, मस्तिष्क की बराबरी से भागीदारी हो। इसके लिए विद्यार्थी में ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि वह अपनी इच्छानुसार कला के विभिन्न माध्यमों के साथ संवाद कर सहज वातावरण में स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए आनंद का अनुभव कर सके, स्वतंत्र चिंतन कर सके और सामाजिक व्यक्तित्व का हिस्सा बन सके। यानी कहने का अर्थ है कि शिक्षक को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों को कि वो स्वतंत्र वातावरण में ना हर कुछ सीख सके, हर टॉपिक को, वो हर विषय को कला से इस प्रकार जोड़े कि बच्चा आनंददायी रूप से हर सब्जेक्ट से जुड़े। जैसे कि लिटरेचर अगर उसे पढ़ाना हो तो वो ड्रामा के थ्रू पढ़ाए, कुछ भी अगर उसमें नाटक आ जाए तो वो कहानी को व्याख्यान विधि के पढ़ाने के बजाय उसे खेल विधि से या फिर उसे नाटक के द्वारा पढ़ाए, उसमें कला को जोड़कर पढ़ाए, ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से उस चीज़ को सहजता से, सरलता से सीख सके। इसमें वो बच्चों को कई, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ाने के दौरान वो उन्हें कई हिस्टोरिक प्लेस पे घुमा भी सकते हैं, कई जगह शिक्षा भ्रमण भी करवा सकते हैं, आदि कर सकते हैं वो कला के अंतर्गत। अब दृश्य कला के जितने भी प्रकार देखे उससे संबंधित सामग्री से एक बार थोड़ा सा परिचय हो जाए तो देखते हैं रेखांकन या फिर चित्र रचना कहते हैं, फिर चित्रकला जो हमने बात किया उसमें कई सामग्री जो है वो बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हो गए रंग, कई प्रकार की पेंसिल वगैरह आदि।
वहीं अगर मूर्ति कला की बात करें तो बच्चे क्ले के माध्यम से कई सारी मूर्तियाँ या कहें कच्ची मिट्टी की मदद से बच्चे कई तरह की चीज़ों को बनाकर और उसका प्रयोग कर कई तरह के टीएलएम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। फिर खिलौने या फिर कबाड़ से या फिर डंडा से या फिर पेड़ के पत्तियों के माध्यम से भी जो कहते हैं छापा पेंटिंग वो सब करते हैं। ये सब आदि सामग्री का प्रयोग कर बच्चे कई सारी कलाएँ सीखते हैं और कला अनुभव प्राप्त करते हैं। अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आज का है, कार्य अनुभव जो क्रियाकलाप होंगे उसमें समुदाय की भूमिका का उल्लेख करना है। यानी कि बच्चे जो है वो समुदाय में कितने अच्छे तरह सीखते हैं और अकेले कितने अच्छे तरह सीखते हैं, इसका एक तरह से हम कहें तो कंपेयर करना है। या यूँ कहें कि बच्चे समुदाय में सीखेंगे तो उसका क्या महत्व है, इसके बारे में यह डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, बच्चे समूह में अकेले सीखने की अपेक्षा अधिक सीखते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए उन्हें विद्यालय भेजा जाता है कि वो अपने मित्रों के साथ और टीचर के संपर्क में आकर कई एक समूह के रूप में सब लोग एक साथ सीखें, जिससे उनका एक कंपटीशन की भावना जो है वो उत्पन्न होती है और वो जल्दी जल्दी हर कुछ सीखना चाहते हैं। इस संबंध में सही बच्चों को जो अवसर वो मिलता है, और अगर क्लास के अनुसार 4 बच्चों का समूह बना लें या फिर 6 बच्चों का समूह बनाकर एक रुचिपूर्ण कार्य ये होगा जिससे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षकों की कमी और कच्ची सामग्री की अपर्याप्त सीमा बच्चों के घाटे में विद्यालय अनुभव के निकट संबंध होने ये समस्या आती है। इसके संबंध में कई समस्याएँ आती हैं जिसे शिक्षक द्वारा इस कमियों को पूरा किया जा सकता है, या फिर अगर हम अपने आसपास के सामग्री का उपयोग कर भी जो सामग्री की कमी है उसका हम फुलफिल कर सकते हैं, उसी की आवश्यकता हम पूर्ति कर सकते हैं। इस संबंध में भी समुदाय की भूमिका जो है वो उभर कर सामने आती है कि अगर बच्चे अकेले करेंगे तो उसमें सामग्री की कमी जो है वो उन्हें अकेले ही पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर समूह में करेंगे तो उसमें सहयोग की भावना के साथ साथ जो सामग्री की कमी है वो भी आपूर्ति जो है उसकी पूरी होती है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का यूनिट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। लेके आएंगे नेक्स्ट यूनिट 3 का वीडियो जल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।